गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी कुछ लोग का गुड मॉर्निंग हो रहा है। क्यों भाई? वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? मैं एकदम ठीक हूँ बेटा। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग कैसे हो? बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छे हैं, आई होप। सो आई होप यू हैव यूटिलाइज्ड योर सैटरडे एंड संडे टाइम। जो सैटरडे और संडे का टाइम मिला था, और मैं टेलीग्राम ग्रुप में देख भी पा रहा हूँ, बहुत सारा अच्छा डिस्कशन आप लोग कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो कुछ लोग अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, बाकी लोग उसको आंसर कर रहे हैं। बहुत अप्रिसिएबल है ये। वेरी गुड। ठीक है। तो इस तरीके से ही इफेक्टिवली टेलीग्राम ग्रुप को यूटिलाइज करना है, आपस में एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करने हैं। और फालतू की बातें अगर वहाँ पर नहीं करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सबका टाइम सेव होगा। हाँ, मेरा भी टाइम सेव होगा। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी कि आपके जो मैसेजेस हैं उसका आपको वो मैं मेरे तक नहीं पहुँच रहे हैं। सारे ही मैसेज पहुँच रहे हैं। ठीक है, सारे मैसेज में देखता हूँ। जहाँ पर मुझे लगेगा कि ज़रूरत है, अब बात नहीं बन रही है, आंसर नहीं मिल पा रहा है, डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल वहाँ पर आपको मेरा रिप्लाई मिल जाएगा। बट जैसा मैं देख पा रहा हूँ, आई वॉज रियली हैप्पी कि सभी लोग उसमें अच्छे से क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, डाउट्स पूछ रहे हैं, और जिसको वो कंसेप्ट क्लियर है वो लोग उसका आंसर भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। चलिए, तो आई होप सभी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में अभी अवेलेबल नहीं है। और भाई, कोई भी क्लास की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है कि क्लास कब होगी, अगर कोई टाइमिंग में, अभी तक तो कोई टाइम चेंज हुआ नहीं है। इफ़ इन केस अगर कोई टाइम चेंज होता है किसी दिन किसी भी इशू की वजह से, या क्लास रिशेड्यूल होती है या क्लास कैंसिल होती है, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आज ही मैंने देखा सुबह कोई टेलीग्राम ग्रुप में बच्चा मैसेज कर रहा, आज क्लास नहीं है। अरे किसने बताया तुम्हें नहीं है ना? तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका ऑफिशियल आपको ऐप पर नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि क्लास कैंसिल हो गई या क्लास रिशेड्यूल हो गई या क्लास का टाइम चेंज हो गया और आपको जानकारी नहीं मिली। होता क्या ना, इस तरीके के जो थॉट्स होते हैं, इस तरीके के जो थॉट्स होते हैं वो हमारे माइंड को कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी इंगेज कर देते हैं। और आपके पास अभी इतना कम टाइम है, इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने को है, तो मेरा ये अप्रोच रहता है कि फालतू के जो थॉट्स हैं उनसे दूर रहो। 5 मिनट के लिए सही, अगर आपको डिस्टरबेंस हो रहा है तो वो लॉस हुआ ना आपका। अब किसी एक ने ग्रुप में मैसेज कर दिया आज क्लास नहीं है, अब बाकी लोग उसमें परेशान हो गए, अरे कोई मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं आई। होता है, प्रैक्टिकली है। हाँ। फिर कोई प्लानर चेक कर रहा है, कोई अपडेट चेक कर रहा है, अल्टीमेटली टाइम लॉस हो रहा है। तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का वेट करिए आप। अगर ऐसा कुछ होता है, कोशिश ये है जैसा मैंने आपको ही बताया कि जो शेड्यूल आपके साथ शेयर किया गया है, जो प्लानर आपके साथ शेयर किया गया है, अपना पूरा कोशिश है, और जैसा कि अभी तक हम लोग कर भी पा रहे हैं कि उसी प्लानर के अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे। बट इफ़ इन केस कोई इमरजेंसी होती है, अनअवॉइडेबल अगर कोई सिचुएशन है, तो उसके लिए भी हम लोग मेंटली प्रिपेयर हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, मेरी तरफ से दी जाएगी, टीम की तरफ से दी जाएगी, आपके ऑफिशियली ऐप पर अपडेट होगा। ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बिल्कुल, जो लोग टेलीग्राम में अभी नहीं कनेक्टेड, एक बार मैं उनको फिर से बता देता हूँ, फिर हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये है टेलीग्राम ग्रुप का नाम। ये क्षितिज सर PW करके आप सर्च करेंगे। यू कैन सर्च, यू कैन सर्च क्षितिज सर PW, यू विल गेट द टेलीग्राम ग्रुप। और यहीं पे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो भी डाउट एंड क्वेरी होगा उसको हम लोग यहीं पे आंसर कर देते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर आपको मेरे साइड से भी मिल जाएगी आसानी से। तो किसी भी तरीके के र्यूमर में नहीं रहना है।
बेटा ये जो आपका पंकज डाउट है, ये सिंपल सा सेम कंसेप्ट है, इसमें कुछ अलग नहीं लगना है। स्लोप कैलकुलेट करना है, ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपका 2016 या 17 का ईएससी का क्वेश्चन है, 2 मार्क का। ठीक है, तो उसमें नथिंग एज सच, जो हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं दैट आर इनफ। ठीक है, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे जिन्होंने भी अब तक ज्वाइन नहीं किया है। हाँ, तो ईएससी का डाउट है उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और जो आपके एफएम के कंसेप्ट हैं उनको भी थोड़ा सा रिकॉल कर लो, इतना हिंट बोल सकता हूँ मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बलजीत क्या प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम सुनेंगे। सेटबैक डिस्टेंस वाले में कोई केस नहीं गिवन है, सेटबैक डिस्टेंस वाला जो सवाल है उसमें कोई केस नहीं गिवन है, कॉमन डेटा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉमन डेटा क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हमें साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जिसका आंसर आएगा 124 समथिंग। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से, जिसका आंसर आया होगा 124 समथिंग मीटर, यस और नो। बट जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आप 125 मीटर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे। पहला काम तो ये किया होगा, पहला सवाल हो गया होगा, है ना। पहला जो क्वेश्चन था 2 नंबर का, कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, वो आप वहां से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा बोला गया है उसके बेसिस पे आपको सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब सेटबैक डिस्टेंस का भी कोई केस नहीं दिया गया है, एंड आई थिंक 2 लेन की रोड दी गई है, 2 लेन की रोड दी गई है ना, एंड फॉर द 2 लेन रोड वी कैन कैलकुलेट द सेटबैक डिस्टेंस। तो मल्टी लेन के केस में सेटबैक डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट, तो ये टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट ये डाउट पहले ले लेते हैं। तो m क्या था, m इज इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2, ये फॉर्मूला था सेटबैक डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये फॉर्मूला था सेटबैक डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पर मेन आपको निकालना पड़ेगा अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 एंगल इंटू रेडियस, ये हो गया आर माइनस डी, इट विल बी इक्वल टू साइड डिस्टेंस बाई 2। तो अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल टू साइड डिस्टेंस बाई 2 आर माइनस डी, चेंज कर लेते तो 180 अपॉन पाई कर लेते हैं, यहाँ से निकालो अल्फा, 13 पॉइंट समथिंग डिग्री आएगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ एंगल आ रहा होगा, किसी ने सॉल्व किया हो तो एक बार आंसर बता दो चैट बॉक्स में, यहाँ से अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करेंगे, हाँ 13 पॉइंट समथिंग, वही जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उसको कोई दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यूज आपके सामने, बलजीत 18 नहीं आएगा, मैं अल्फा बाई 2 की बात कर रहा हूँ बलजीत, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार चेक कर लेना सारी वैल्यूज आपके पास, साइड डिस्टेंस है 125, रेडियस सवाल में दी गई है, डी कितना होगा, डी कितना होगा, तो 2 लेन लिख सकता हूं मैं, फॉर 2 लेन रोड, 2 लेन रोड के लिए डी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन 3.5 बाई 2। तो डिस्टेंस डी भी पता है, रेडियस भी आपको पता है, डिस्टेंस डी भी पता है, रेडियस भी पता है, अल्फा बाई 2 निकल आएगा। जो भी आ रहा है इस अल्फा बाई 2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, यही करना है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, अगर किसी का कुछ आंसर में वेरिएशन आ रहा, कंसेप्ट सेम है। ठीक है, तो वही कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई होगी ना, कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, इसलिए दोबारा से बता दिया। बेटा वो एक जनरल गाइडलाइन है, वो एक जनरल गाइडलाइन है कि अगर रेडियस 300 मीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग की ज़रूरत नहीं है। बट अगर सवाल में बोला गया है कि आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैलकुलेट तो कर सकते ना, प्रैक्टिकली प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। प्रैक्टिकली उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कर्वेचर बहुत कम है, रेडियस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कर्वेचर बहुत कम है।
है ना। तो बट एनालिटिकली तो हम लोग वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं हर्ष। प्रैक्टिकली प्रोवाइड करिए ना करिए वो बात की बात है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर आगे बातचीत करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बातचीत की थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक बेसिक बेस समझा था कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कैसे चीज़ें रिलेटेड हैं, और हमारा जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ये बात समझने की हम लोगों ने कोशिश की थी। और ट्रैफिक इंजीनियरिंग को अगर आपको याद हो लास्ट क्लास के डिस्कशन से, तो हम लोगों ने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आर नहीं दिया हो और सेटबैक डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा, उसके लिए फिर क्वेश्चन ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या दिया है तो कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव दिया होगा ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया कि अगर कोई एक फॉर्मूले में 4 पैरामीटर हैं और कोई एक पैरामीटर अननोन है, तो भैया उसके लिए उसको 3 पैरामीटर देने पड़ेंगे। हम उसमें क्यों दिमाग लगा रहे हैं? एक इक्वेशन से 2 अननोन तो नहीं फाइंड आउट कर सकते ना। तो कभी डायरेक्टली दे देगा, कभी इनडायरेक्टली दे देगा, कुछ ना कुछ तो देगा ही ना भाई। अगर आर डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो कुछ ना कुछ दिया होगा जिससे आप आर निकाल लें। तो थोड़ा सा वो डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन में डेटा दिया गया है, उसके बेसिस पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब फोकस करते हैं। तो फोकस ये करते हैं बेटा कि पहला जो पार्ट होने वाला है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों ने, आई होप आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस अटेंड कर ली होगी और जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड तक वाला डिस्कशन सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो आइए साहब आगे बातचीत करते हैं। दूसरा पार्ट था ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस वाला, और तीसरा था ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस वाला। इन तीन इन तीन पार्ट में इन तीन पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के डिस्कशन को कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें से पहला पार्ट अभी हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और होपफुली कंप्लीट भी कर लेंगे। दैट इज द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लास्ट क्लास में या अब तक इस सब्जेक्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, उससे ये बात क्लियर हो गई है कि ट्रैफिक के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, दो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। एक तो है हमारा रोड यूजर और दूसरा है हमारा व्हीकल। ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो हम बिल्कुल जानना चाहते हैं अपने यूजर की फिजिकल कंडीशंस को। हम जानना चाहते हैं हम जानना चाहते हैं अपने यूजर की मेंटल कंडीशन को। हम जानना चाह रहे हैं अपने यूजर की साइकोलॉजिकल कंडीशन को। बट अगर इन सब में भी मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करूं, कि जब एक यूजर हमारा रोड पे मूव कर रहा है तो उसकी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है एज ए डिजाइनर, तो वो होती है बेटा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का ही आप पार्ट बोल सकते हैं। दैट इज द विजन कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा जो रोड पे यूजर, ध्यान से सुनना, हमारा जो रोड पे यूजर आ रहा है उसकी विजन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। फिर से वही बात है, अब हम जितने यूजर हैं उन सबकी इंडिविजुअल विजन कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझ नहीं सकते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मानते हो ना, मेरी विजन कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, आज मेरी विजन कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, आज से 1 साल बाद मेरी विजन कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाएगी, है ना। तो हर यूजर की विजन कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है, बट इन जनरल हम लोग अपने यूजर की विजन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत कर सकते हैं और उस बातचीत को यूज कर सकते हैं फॉर डिजाइनिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रोड और फॉर द सेफ ट्रैफिक मूवमेंट। एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं तुम्हें, एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। हम सभी लोगों ने देखे रोड पे लगे होते ट्रैफिक के साइन, देखें कोई ना कोई ट्रैफिक का साइन आपने जरूर देखा होगा। ट्रैफिक के साइन प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि भाई हम अपने यूजर को कोई एक इंपॉर्टेंट मैसेज पास ऑन करना चाह रहे हैं। अब सबके कान में जाके तो बोलेंगे नहीं कि भैया आगे शार्प टर्न है, स्पीड को कम कर लो, ऐसा तो नहीं करेंगे एक एक व्हीकल के लिए। तो हमने क्या करा है, हमने अपने यूजर के लिए ट्रैफिक साइन को यूज कर लिया कि जब कभी भी हमें कोई भी मैसेज देना है
कोई भी इंफॉर्मेशन अपने रोड यूजर तक प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए एक तरीका है कि हम लोगों ने ट्रैफिक साइन को यूज कर लिया। अब समझना जरा इस बात को बेटा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई रोड मैं आपको दिखा रहा हूं, आगे कहीं पे शार्प टर्न है, समथिंग लाइक दिस। तो जाहिर सी बात है यहाँ कहीं आपको ट्रैफिक साइन प्रोवाइड करना पड़ेगा, यस और नो। ये जो जियोमेट्री रोड की अचानक से चेंज हो रही है उसके बारे में आपको अपने यूजर को बताना पड़ेगा, यस और नो, कि भाई आगे रोड की जियोमेट्री अचानक से चेंज हो रही है, आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूं ताकि आप अपने मूवमेंट को कंट्रोल कर लें। अब यूजर को इन्फॉर्मेशन ही नहीं, वो तो मान के चल रहा सीधी रोड है, अचानक से रोड पे आपने शार्प टर्न दे दिया है, तब तो ऐसी सिचुएशन में यूजर की सेफ्टी जो होगी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, यस और नो। तो इस चीज को अवॉइड करने, अब लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि भाई ट्रैफिक का साइन तुम कहां पर प्लेस कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो ट्रैफिक का साइन हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो हमारे यूजर की विजन फील्ड में है भी या नहीं। अगर हमने ट्रैफिक के साइन का साइज क्या होगा, क्या वो साइन हमारे यूजर को विजिबल है कि नहीं है, कॉमन सेंस के बेसिस पे कह सकते हैं कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, आज की क्लास में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हमारी स्पीड कम या ज़्यादा होती है हमारी देखने की क्षमताएं भी कम ज़्यादा होती हैं। शायद आपने फील किया हो, यस और नो। बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे तो हमारी विजन फील्ड बहुत नैरो हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा अगल बगल की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब जो अब मान लो रोड है पे आपकी डिज़ाइन स्पीड है 100 kmph और आपने किसी ऐसी जगह साइन पे लगा दिया, साइन प्लेस कर दिया जो हमारे यूज़र को विजिबल ही नहीं है, या फिर आपने फॉन्ट साइज का प्रॉपर सिलेक्शन नहीं किया, या फिर आपने साइन के साइज का प्रॉपर सिलेक्शन नहीं किया जो आपके यूज़र को विजिबल हो, तो क्या इस साइन लगाने का कोई मतलब हुआ? ये तो वेस्ट हो गया। जब कोई चीज मेरे विजन फील्ड में ही नहीं है तो उससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो कोई पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ। तो इसके लिए भी एक कोड है, रेफरेंस के लिए बता दे रहा हूं, साइन के लिए भी एक कोड है। तो IRC 67, तो साइन क्या होगा, उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, रिलेटेड टू द प्लेसमेंट ऑफ द साइन, हमारे पास IRC की गाइडलाइन अवेलेबल है। तो IRC ने काफ़ी हद तक आपके लिए काम कर दिया है रिलेटेड टू द ट्रैफिक साइन। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कभी टाइम मिले तो देख लेना, नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। होता ना सर किस चीज़ के लिए क्या कोड है, थोड़ा जानकारी बता दीजिए, इसलिए मेंशन कर दिया है। तो हमारा मेन कंसर्न है, हम अपने यूज़र की विजन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं, क्योंकि सेफ मूवमेंट के लिए, ट्रैफिक के सेफ मूवमेंट के लिए हमें अपने यूज़र की विजन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। ये कहानी क्लियर है यहाँ तक? ये कहानी रिलेट कर पा रहे हो कि विजन के बारे में क्यों जानना चाह रहे हो, क्या होता वो तो बता ही देंगे। क्यों क्यों क्यों, ये थोड़ा बस पढ़े जा रहे हैं, सिलेबस में लिखा हुआ कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा ना, वही थ्योरी क्रैक करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये डिस्कशन का पार्ट है, ये बात सभी को क्लियर है, उद्देश्य क्लियर है, मकसद क्लियर है जीवन का। बोलो भाई। थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, वॉमिट वॉमिट सा फील हो रहा है, गर्मी लग रही, लग गई। चलिए साहब, तो अगर आपका इतना मन है तो हम लोग बात भी करेंगे, और ये आ गया विजन करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब विजन के बारे में जरा बातचीत करते हैं, विजन के बारे में बातचीत करते, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, ठीक है। समोसा तो नहीं खाए, अरे नहीं भैया, समोसा मोसा नहीं खाए। हम्म। आज थोड़ा सुबह मॉर्निंग में कुछ कहीं चला गया था जरूरी काम से, थोड़ी भागदौड़ हो गई, वहां से आए, खाना खाने में थोड़ा लेट हो गया।
और उसके बाद फिर सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते, और आराम करते करते नींद आ गई, सो गए। फिर क्लास थी तो क्लास के लिए उठ गए। तो आई थिंक वो कुछ डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, सही से प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाया, खाना लेट खाया था। हाँ, इसलिए हो सकता है। चलो कोई नहीं, अभी सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत होता है। हम्म, 2 मिनट का टाइम दो। 2 मिनट नहीं, बस 30 सेकंड का टाइम दो। आइए समझते हैं जरा विजन के बारे में, यूजर की विजन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। सब लिख दिया है, लेकिन लिखने से ज़्यादा तो अच्छा है जब मैं डायग्राम बना के खुद से समझाता हूँ, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है। आइए समझते हैं। ये मनुष्य है और ये मनुष्य की एक आंख है। ये मनुष्य है और ये मनुष्य की एक आंख है, दोनों आंख की बात नहीं कर रहे हैं, एक आंख। अब ज्यादा फिजिक्स में नहीं जा रहे हैं, बेसिक फिजिक्स पता ही होगा, कोई चीज क्यों दिखती, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता, वो सब बात की बात है। सिंपल सी बात, हम लोग ये समझते हैं कि भैया हम चीजों को देख पाते हैं क्योंकि हमारे रेटिना पे, आईज की रेटिना पे फॉर्मेशन होता है इमेज का, तभी हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। अगर आपने कभी महसूस किया हो, नहीं किया हो तो अभी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर आप देखोगे तो एक एंगल होता है जो कि लगभग लगभग होता है 3 डिग्री के बराबर। ठीक है, एक एंगल होता है जो कि होता है लगभग लगभग 3 डिग्री के बराबर। इस एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ऑफ विजन। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ऑफ विजन। ध्यान से सुनो, बस ध्यान से। ठीक है, अब इस एंगल में, इस फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो हमें फुल क्लियरिटी के साथ दिखता है, वो हमें फुल क्लियरिटी के साथ दिखता है। एक आंख जो होती है वो लगभग लगभग 10 से 12 डिग्री, लगभग लगभग हम ये बोल सकते हैं 10 से 12 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो 10 to 12 डिग्री तक देख सकती है। बट ये दोनों 3 डिग्री और 10 से 12 डिग्री में फर्क है। 3 डिग्री वाले विजन फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो आपको प्रॉपर डिटेलिंग के साथ दिखेगा, क्लियरिटी के साथ दिखेगा, ब्लर नहीं दिखेगा। 10 से 12 डिग्री तक हम चीजों को देख तो सकते हैं बट फुल क्लियरिटी के साथ नहीं देख सकते हैं। इसका एक छोटा सा कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट, तो बात हो जाएगी एकदम क्लियर। सभी लोग अपनी एक आंख को बंद करिए, जल्दी करिए फटाफट। सभी लोग अपनी एक आंख को बंद करिए इस तरीके से। कर लिया? कर लिया? चलो मैं मान रहा हूं कि मैं बताता जा रहा हूं और साथ साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज है 1 मिनट की, अभी क्लियर हो जाएगा। सभी लोगों ने बंद कर लिया एक आंख को। दूसरे हाथ में ले लो पेन। दूसरे हाथ में ले लो पेन। पेन को बिल्कुल इस आंख के सामने रखो और देखो, पेन में देखो। पेन को बिल्कुल ये जो आई आपने ओपन कर रखी है इसके सामने रखिए और इस पेन को ध्यान से देखो। आपको पेन में पूरा क्लियरिटी के साथ एकदम दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एक्यूट एंगल ऑफ विजन में आ रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके एक्यूट एंगल ऑफ विजन वाली जो फील्ड है उसमें आ रहा है। बेटा जरा ध्यान से देखना, जिस समय आप ये पेन देख रहे हैं ना, उस समय एक काम करिए, आंख को बंद रखिएगा और एक ऐसे फिंगर लगाओ पेन के थोड़ा सा दूर। लगाई? एक और फिंगर ऐसे प्लेस करो पेन से थोड़ा सा दूर, आंख को क्लोज रखना। अब आप देखोगे कि ये फिंगर भी आपको दिख रही है। जिस समय आप पेन को देख रहे हैं उस समय ये फिंगर भी दिख रही, बट फिंगर फुल क्लियरिटी के साथ नहीं दिख रही होगी। महसूस हुआ? महसूस हुआ? यस और नो? फिंगर दिख रही होगी बट वो फिंगर जो होगी वो ब्लर दिख रही होगी, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो ब्लर दिख रहा होगा।
तो 3 डिग्री तक जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट आएंगे हमारे देखने के लिए, वो हमें फुल क्लियरिटी के साथ दिख रहे हैं। इसी को बोलते हैं एक्यूट एंगल ऑफ विजन। और एक आंख का जो रेटिना पे कोन एंगल का फॉर्मेशन है, किस एंगल की बात कर रहे हो? ये जो रेटिना पे कोन एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, 10 से 12 डिग्री तक के चीज विजन फील्ड में हम चीजों को देख सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि फुल क्लियरिटी के साथ नहीं देख सकते हैं। फुल क्लियरिटी तक जो चीजें विजिबल हैं वो 3 डिग्री में होगी। ये दोनों एंगल क्लियर हैं। एक्यूट एंगल ऑफ विजन एंड सेटिस्फैक्टरी एंगल ऑफ विजन, बोथ दीज टर्म्स आर क्लियर टू एवरीवन। बोथ दीज टर्म्स आर क्लियर टू एवरीवन। आइए विजन का ही एक अगला पैरामीटर, अगला टर्म समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल विजन। फिर से सुनो ध्यान से, लिखा है सब छोड़ो, सुनो ध्यान से। पेरिफेरल विजन होता है कि हमारी इन दोनों आंखों से, मनुष्य की जो, इंसान की जो आंखें हैं वो सामने की तरफ होती हैं, बट बहुत सारे आपने जानवरों को ऑब्जर्व किया होगा, उनकी आंखें साइड में होती हैं। देखा है कि नहीं देखा है? सबकी आंखें सामने की तरफ नहीं होती हैं। मनुष्य की जो आंखें हैं वो सामने की तरफ होती हैं, जानवरों की जो आंखें होती हैं वो साइड में होती हैं। देखा है? हमारा जो विजन फील्ड है दोनों आंखों से, उनका जो विजन फील्ड है वो अलग अलग होता है। हॉरिजेंटल एंगल की बात कर रहे थे आकिब, हॉरिजेंटल एंगल की बात कर रहे थे, क्योंकि अब जानवरों को इस तरीके से बनाया गया है कि उनको, उनके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, तो उनकी विजन फील्ड ज्यादा होती ताकि उनको पता चल जाए, कोई भी खतरा हो तो पहले से ही देख पाए। तो नेचर ने इस बात का ध्यान रखा है। तो इसमें भी कुछ थ्योरी अगर आप पढ़ोगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी आंखें कुछ ऐसी होती हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी आंखें कुछ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी कहानी। खैर, हमें जो मतलब है उसको समझ लेते हैं। हमारा मतलब ये है, हम लोग समझना चाह रहे हैं पेरिफेरल विजन। हम इन दोनों आंखों से, इन दोनों आंखों से हॉरिजेंटल प्लेन पे हमारी क्या विजन फील्ड है और वर्टिकल प्लेन पे क्या विजन फील्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल विजन। अब जैसे समझना, हम इंसान, अब गाड़ी तो इंसान ही चला रहे हैं ना भाई, तो फोकस करते हैं इंसानों पे। अब जैसे एक काम करो, दूसरी एक्सरसाइज करो, ऐसे करके खड़े हो जाओ। इन दोनों हाथों के बीच में एंगल अभी कितना है? मेरे इन दोनों हाथों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको? मेरे इन दोनों हाथों के बीच में एंगल कितना है? ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट देखो और हाथ ऐसे रखो, 180 डिग्री है। आप भी करके देखो, जादू होगा। और ऐसे करके बिल्कुल सामने देखो, तो क्या तुम अपने दोनों हाथों को देख पा रहे हो? सही सही बताओ। जब ये एंगल 180 डिग्री है और तुम सामने देख रहे हो, तो क्या तुम्हें अपने ये दोनों हाथ विजिबल हैं? सच सच बताना। तो तुम्हें दोनों हाथ नहीं दिखेंगे। इसका मतलब क्या है? हॉरिजेंटल प्लेन पे, हॉरिजेंटल प्लेन पे हमारी जो विजन फील्ड है वो 180 डिग्री नहीं है। ये बोल सकते हैं कि नहीं? अगर हमारी विजन फील्ड हॉरिजेंटल प्लेन पे 180 डिग्री होती तो हमें एक साथ ये दोनों हाथ दिखते ना मेरे भाई। अब आप एक काम करिए, अब इन हाथों को थोड़ा सा पास लाइए, क्लोज करिए, और जैसे ही ये एंगल लगभग लगभग 160 डिग्री होगा, 160 डिग्री, ये एंगल जैसे जैसे 160 डिग्री के आसपास आएगा, आपको सामने देखते हुए एक साथ अपने दोनों हाथ दिखने लगेंगे। प्रदीप करण थोड़ा थोड़ा दिख रहा, भैया नहीं दिखेंगे। 180 इंसानी तो होना, हाई नहीं विजन फील्ड तो कहां से दिख जाएगा? ये तो रिलेट करने के लिए एक्सरसाइज चल रही है। जैसे ही इन दोनों हाथों के बीच का एंगल 160 डिग्री के आसपास आएगा, जैसे ही वो एंगल 160 डिग्री के आसपास आएगा, आपको अपने दोनों हाथ एक साथ विजिबल हो जाएंगे। बेटा, इस एग्जाम्पल के बाद क्या मैं बोल सकता हूं कि इंसान की जो हॉरिजेंटल प्लेन पे, ओह, इंसान की जो हॉरिजेंटल प्लेन पे विजन फील्ड है वो 160 डिग्री है, मानते हो कि नहीं? कंबाइंड
फ्रॉम बोथ द आईज। क्लियर है पॉइंट सभी को? ऐसे ही जब आप इस तरीके से फ्रंट में देख रहे हैं तो क्या आप एक साथ नीचे और ऊपर एक साथ देख सकते हैं 180 डिग्री में? धरती और आसमान एक साथ देख लोगे क्या? फिर से जवाब आएगा नहीं। इसका मतलब हमारी जो वर्टिकल प्लेन में विजन फील्ड है इन दोनों आंखों की, वो भी 180 डिग्री नहीं है। तो ये कितनी है? 110 डिग्री। 110 डिग्री पे आपका जो कंबाइंड आंखों का विजन फील्ड है वो है इन वर्टिकल प्लेन, दैट इज 110 डिग्री। इसके पहले आपने जो एक्यूट एंगल ऑफ विजन की बात करी, सेटिस्फैक्ट्री एंगल ऑफ विजन की बात करी बेटा, वो थी हॉरिजॉन्टल, वो थी सिंगल आई के लिए। अब हम बात कर रहे हैं दोनों आंखों का कंबाइंड विजन फील्ड कितना है हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वर्टिकल प्लेन में। कोई भी विजन हो, कोई भी, जैसे विजन आपने पढ़ा, पेरिफेरल विजन के बारे में पढ़ा, हर विजन जो होता है वो एज के साथ कम कम होता है। कॉमन सेंस की बात है। जैसे जैसे आपके यूजर की एज बढ़ती है ये विजन कम होता है। ठीक है, इंसानी फितरत है। अब ऐसा तो है नहीं कि सर जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, ठीक है, वैसे वैसे, जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ वैसे वैसे मेरी विजन फील्ड और बढ़ रही है। ऐसा नहीं होता। विजन हमेशा क्या करता है? एज के साथ डिक्रीज करता है। पेरीफेरल विजन के बारे में एक चीज आपको और समझने की बात है कि ये स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मान लो तुम जा रहे हो रोड पे, और रोड पे तुम एकदम ऐसे खड़े हो जाओ। अरे बीच में मत खड़े हो जाना, कहीं पे भी तुम ऐसे खड़े हो, रुके हुए हो, तुम्हारी स्पीड 0 है। तुम्हारी स्पीड अगर 0 है तो तुम देखोगे कि तुम्हें बहुत दूर दूर के नज़ारे दिख रहे होंगे। ऐसा होता कि नहीं होता है? अगर आपकी स्पीड 0 है, आप स्टेशनरी पोजीशन पे हैं, तो आपकी विजन फील्ड जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। सब दिख रहा है मामला, कहाँ क्या चल रहा है। अब आप क्या करिए, आप चलना शुरू करिए। अब आपकी स्पीड जैसे इंक्रीज करेगी तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी विजन फील्ड नैरो हो गई है। जैसे जैसे आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करते चले जाएंगे, चलो एग्जांपल के लिए भी मैं हॉरिजॉन्टल विजन फील्ड की बात कर लेता हूं, ये हॉरिजॉन्टल विजन फील्ड आपकी नैरो होती चली जाएगी। तो कभी किसी रोड पे अगर आप मान लीजिए बाइक से मूव कर रहे हैं तो आप ये ऑब्जर्व करना कि कम स्पीड पे होगे तो ज़्यादा विजन फील्ड होगी। जैसे जैसे आप अपनी स्पीड को बढ़ाते चले जाएंगे, आपकी विजन फील्ड जो होगी वो कम होती चली जाएगी, नैरो होती चली जाएगी। तो peripheral vision is also depending upon the speed. If the speed will be more, the peripheral vision will be less. Can we conclude like this? जहां तक संभव है मैं ये चीजें आपको रिलेट भी करा दे रहा हूं ताकि ऐसा सच याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक्यूट एंगल ऑफ विजन, सेटिस्फैक्ट्री एंगल ऑफ विजन, पेरिफेरल विजन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन वर्टिकल प्लेन, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? बहुत बढ़िया। अगला और इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं आई साइट। क्या बोलते हैं? आई साइट। अब देखो, मेरा विजन अलग है, आपका विजन अलग है, हर इंडिविजुअल का विजन अलग है। समझना जरा ध्यान से। हर इंडिविजुअल की विजन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अलग हैं। ये टर्म हम लोगों ने बहुत कॉमनली सुन रखा है, आई साइट। अब ये आई साइट का मतलब क्या होता है जरा इसको भी समझा देता हूं मैं। अब ये आई साइट का मतलब, अब देखो हम सबको एक एक मेथड चाहिए था, एक तरीका चाहिए था जिससे हम अपनी आई साइट, हमारे देखने की जो क्षमता है उसकी कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर पाएं या उसको समझ पाएं। भाई बिना मेजरमेंट के, बिना यूनिट के, बिना किसी तरीके के तो नहीं समझ सकते हैं ना। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बस दिख रहा से तो काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया आई साइट। और कैसे डिफाइन किया? मैंने बोला भाई देखो, जिसकी भी आई साइट, एक आई साइट मैं बोल रहा हूँ जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल आई साइट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 6/6 से। तो आपने सुना भी होगा कि भाई मेरी आई साइट जो है वो 6/6 है। सुना होगा जीवन में कभी न कभी, आम बोल चाल की भाषा में।
तो 6/6 आई साइट जो होती है उसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया नॉर्मल आई साइट। और जाहिर सी बात है, नॉर्मल से या तो तुम्हें कम, या नॉर्मल होगी आई साइट, या नॉर्मल से वीक होगी। नॉर्मल से सही तेज थोड़ा होगी आई साइट। नॉर्मल आई साइट, परफेक्ट आई साइट को आपने रिप्रेजेंट कर दिया 6/6 से। इसका मतलब इसके अलावा जितनी भी आई साइट हैं वो सभी आई साइट 6/6 से पुअर होंगी। समझ रहे हो? अब कोई ऐसा तो नहीं होगा सर मुझे बहुत ज्यादा दिखता है, ऐसा देखा है क्या? बता रहे हैं आई साइट बताएंगे, दुर्गेश वही बताना शुरू किया है। क्यों बेचैन हो? क्यों बेचैन हो? जैसे दीपक, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे को पहचानने के लिए तुम्हारा नाम रख दिया दीपक, ठीक है? तुम्हारा इस धरती पे आगमन हुआ, उन्होंने कहा भाई दीपक आ गया, ताकि वो तुम्हारी पहचान कर पाए, तुमको डिफाइन कर दिया गया इस नाम से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मान लो तुम्हारे ही एज का कोई एक और बच्चा होता, अगल बगल तुम दो लोग घूम रहे हो, तो पता कर पाएंगे ना ये दीपक है और ये XYZ कुछ और है। समझ गए बात को? समझ गए? अब इसमें ये पूछ सकते हो आप कि सर मेरा नाम दीपक ही क्यों रखा गया, ये तुम्हारा क्वेश्चन जायज है, यही शायद तुम पूछना भी चाह रहे हो। हाँ, क्यों भाई? यही शायद पूछना भी चाह रहे हो कि सर ये 6/6 ही क्यों रखा गया? तो हो सकता है कुछ, जिसने भी तुम्हारा नाम दीपक रखा हो उनकी एक अपनी कुछ विचारधारा रही हो, उनमें तुम्हें, उनको लगा हो कि ये घर का नाम रोशन करेगा, इसलिए इसका नाम दीपक रख दिया। तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट उन्हें दिखा हो बचपन में ही कि उन्हें लगा कि कल को बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा, समाज में नाम रोशन करेगा, हाँ, देश में नाम रोशन करेगा, तो उसका नाम दीपक रख दो। ये एक हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि यही रीजन हो, ऐसा कुछ विचार हो सकते हैं, तो वो विचार मैं बताऊंगा। तो अभी मैंने सिर्फ ये बोला कि ये नाम रख दिया गया दीपक। मैंने बोला कि भाई जो नॉर्मल आई साइट होगी उसको मैं बोलूंगा 6/6। ये कहानी क्लियर? अब ये 6/6 का मतलब क्या है जरा ये समझते हैं। तो बोला गया कि अगर ऐसा कोई इंसान है जो 6 मीटर की डिस्टेंस से 8.5 mm का ऑब्जेक्ट, लेटर, अल्फाबेट कुछ भी है जो देख पाता है। अब सब तो नहीं देख पाएंगे, ये मानते हो कि नहीं? हर आदमी तो नहीं देख पाएगा, जिसकी आईसाइट वीक है, जिसका विजन वीक है, वो तो नहीं देख पाएगा। तो कैसे डिफाइन किया गया कि अगर 6 मीटर की डिस्टेंस से 8.5 mm का ऑब्जेक्ट, अल्फाबेट, लेटर आपको विजिबल है, तो आप मान सकते हैं कि आपकी जो आईसाइट है वो 6/6 है। अब समझ में आया 6/6 का मतलब क्या है, कैसे हम लोगों ने 6/6 को डिफाइन किया है, हाउ वी हैव डिफाइंड द नॉर्मल आईसाइट। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी आईसाइट नॉर्मल आईसाइट है या नहीं है? तो कभी घर में अगर किसी बड़े बुजुर्ग का चश्मा वश्मा बनवाने गए हो, तो तुम देखना, दे आर गोइंग टू प्लेस द मिरर लाइक दिस। इस तरीके से मिरर का प्लेसमेंट किया जाता है कि जो ऑब्जर्वर होता है और जो उसके टारगेट होते हैं उनके बीच में 6 मीटर वाली डिस्टेंस होती है। उनके बीच में 6 मीटर की डिस्टेंस होती है, और उसमें अलग अलग लेटर लिखे होते हैं अलग अलग साइज के। सबसे नीचे वाला जो साइज होता है अगर वो विजिबल है तो आपकी आईसाइट नॉर्मल है, बिना चश्मे के। और तुम अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब उसमें कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो लेंसेज की हेल्प से उसको फिर नॉर्मल कर दिया जाता है। क्लियर है अभी 6/6 का मतलब? हाँ हाँ, वही वही। क्लियर है सभी को? मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैं नहीं यूज़ करता हूँ अभी फ़िलहाल, एज ऑफ नाउ। तो अगर आप 6 मीटर की डिस्टेंस से कोई 8.5 mm का ऑब्जेक्ट, अल्फ़ाबेट, लेटर क्लियरली पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आपकी आईसाइट जो है 6/6 है। और इसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया नॉर्मल आईसाइट।
बट हर इंसान की आईसाइट नॉर्मल आईसाइट तो नहीं है। बिल्कुल। तुम अगर चश्मा बनवाने गए तो तुम तो यही कहोगे ना कि ऐसा चश्मा लगाओ कि छोटे से छोटा दिखे। बड़ा वाला दिख रहा है चले आओगे, छोटा वाला दिख नहीं रहा है तो तुम तो यही कहोगे ना, नहीं नहीं अभी मजा नहीं आ रहा, लेंस बदलो। हाँ। तो उनका ऑब्जेक्ट यही कि सबसे जो छोटी वाली फॉन्ट साइज है वो आप पढ़ पाए, नॉर्मल आई साइट हो जाए आपकी। क्लियर है बेटा? तो अब समझना जरा बात को। अब बाकी बहुत सारी आई साइट है जो इससे वीक आई साइट है। ठीक है। बहुत सारी आई साइट हैं जो इससे वीक आई साइट है। अब जैसे मान लो मैं आप 8.5 mm का ऑब्जेक्ट देख पा रहा हूं, लेकिन क्योंकि मेरी आई साइट जो है वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से वीक है, कमजोर है। मान लो मैं 3 मीटर की डिस्टेंस से देख पा रहा हूं। एक नॉर्मल इंसान को 6 मीटर से जो चीजें दिख रही हैं, मान लो वो मुझे वही सारे ऑब्जेक्ट अल्फाबेट लेटर 3 मीटर की डिस्टेंस से दिख रहे हैं। तो मेरी आईसाइट वीक हुई ना एज कंपेयर टू द नॉर्मल आईसाइट। मेरी आईसाइट तो वीक हुई ना भाई एज कंपेयर टू द नॉर्मल आईसाइट। अब मेरी आईसाइट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, सवाल ये है। आपने बोल दिया 6/6 आईसाइट नॉर्मल आईसाइट होती, चलो ठीक है। मेरी जो आईसाइट है इसको भी तो रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका होगा इस धरती में। इसको भी रिप्रेजेंट करने का कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई ज्ञानी आदमी तो बता गया होगा। वो तरीका क्या है बेटा? तो और जैसे नॉर्मल आईसाइट को आपने बोल दिया 6/6, इसके अलावा जो इससे पुअर आईसाइट होती हैं, इससे पुअर आईसाइट जो होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 6/9, 6/12, 6/18 एक्सेट्रा। सुनना ध्यान से, एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। अगर मेरी आंखें कमजोर हैं तो जब मैं ऑब्जेक्ट के और करीब जाऊंगा तभी तो देख पाऊंगा। तो एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं, कंफ्यूजन रहता है। अगर मेरी आंखें कमजोर हैं तो जब मैं ऑब्जेक्ट के और क्लोज जाऊंगा, पास जाऊंगा, तभी तो देख पाऊंगा। तो इस दुनिया में और भी आई साइट है, सबकी आई साइट नॉर्मल आई साइट नहीं है। जैसे किसी की आई साइट 6/9 हो सकती है, किसी की आई साइट 6/12 हो सकती है, किसी की आई साइट 6/18 हो सकती है। बिल्कुल। तो सर हम 6/6 का तो मतलब समझ गए हैं, लेकिन ये 6/9 क्या है? 6/9 क्या है? 6/8, 12 क्या है? इसको एक बार और समझा दीजिए। चलिए एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं। तो मान लो एक कोई पर्सन है जिसकी आईसाइट 6/6 है, और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ए लिखा हुआ मान लो फॉन्ट है, ये इसको देख लेता है 6 मीटर की डिस्टेंस से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मल आईसाइट है। 8.5 mm का जो ऑब्जेक्ट है वो 6 मीटर की डिस्टेंस से क्लियरली विजिबल है। अब जरा देखना, अब जैसे यही एक ये एक पर्सन है जिसकी आईसाइट 6/6 है। ये मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को 9 मीटर की डिस्टेंस से देख लेता है। ये किसी ऑब्जेक्ट को 9 मीटर की डिस्टेंस से आइडेंटिफाई कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, एक नॉर्मल आई साइड वाला पर्सन। इसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इसी ऑब्जेक्ट को या पर्सन को देखने के लिए जिस आदमी की या जिस पर्सन की आईसाइट 6/9 है ना, तो मैं नहीं लगता वो इसके और क्लोज होगा तब देख पाएगा। तो 6/9 आईसाइट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल आईसाइट वाले पर्सन को 9 मीटर से विजिबल हैं, जिसकी आईसाइट 6/9 है, वो उस चीज को 6 मीटर की डिस्टेंस से देख पाएगा। वो उस चीज को 6 मीटर की डिस्टेंस से देख पाएगा। ऐसी अगर सिचुएशन है तो ऐसी आईसाइट को हम लोग 6/9 आईसाइट बोल सकते हैं।
तो मेरे लाल अब मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप 6/12 आई साइड भी डिफाइन कर सकते हैं। बहुत आसानी से अब आप 6/12 आई साइट भी डिफाइन कर सकते हैं कि सर जो नॉर्मल आई साइट वाला पर्सन होगा, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को 12 मीटर से देख पा रहा है, तो जिसकी आई साइट 6/12 है, वो उसी चीज को 6 मीटर की डिस्टेंस से देख पाएगा। कह सकते हैं ऐसा कि नहीं? कैन वी से लाइक दिस, यस और नो? नॉर्मल इंसान जो चीजों को 12 मीटर से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, अब तो मुश्किल है, अब तो फिर पीछे से देखना पड़ेगा, बहुत आगे निकल आए हम लोग। तो कहीं ना कहीं भटक गए हो तुम, गारंटी है। कहीं ना कहीं इस पूरे जो ज्ञान का फ्लो हो रहा था, उस फ्लो में कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए फ्लो तुम्हारा इंटरप्ट हो गया है। तो अगर मैं बोलूं मेरी आईसाइट 6/12 है, तो कॉमन सेंस से आप बोल सकते कि सर आपकी जो आईसाइट है ना, वो 50% है नॉर्मल की। ऐसा बोल सकते कि नहीं? Your eyesight is 50% of the normal eyesight if I am having the eyesight of 6/12. अगर मेरी आईसाइट 6/6 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी 100% नॉर्मल आईसाइट है? तो हमने क्या करा इस स्टोरी में कि पहले एक नॉर्मल आईसाइट को डिफाइन कर दिया, और उससे रिलेट करके रिलेटिव बाकी आईसाइट्स को डिफाइन किया। दैट्स इट। उससे रिलेटेड मैंने क्या किया, बाकी आईसाइट्स को उसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया है, एज कंपेयर टू द नॉर्मल आईसाइट। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, कि जैसे मैंने दो एग्जांपल लिए, 6/9 आई साइट और 6/12 आई साइट। इनका फिजिकल मतलब क्या है कि अगर मान लो आपकी आई साइट 6/6 है, मेरी आई साइट 6/9, ऐसे समझो हम लोग सेम ऑब्जेक्ट को एक जगह से खड़े होकर देख रहे हैं। आओ इधर देखो, इधर आओ। अरे ऑब्जेक्ट साइज छोड़ो यार, हम दोनों के लिए ऑब्जेक्ट सेम है ना अभिषेक? सब कुछ सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस भी सेम है। हम इधर खड़े, तुम मेरे बगल में खड़े हो। चलो अभिषेक को ही ले आओ। अब अभिषेक की जो आईसाइट है मान लो 6/6 है, और मेरी आईसाइट जो है वो 6/9 है। अभिषेक की आईसाइट क्योंकि नॉर्मल आईसाइट है, तो इसने उस ऑब्जेक्ट को 9 मीटर की डिस्टेंस से देख लिया। इसने इस ऑब्जेक्ट को 9 मीटर की डिस्टेंस से देख लिया। अगर मैं भी 9 मीटर दूर उस ऑब्जेक्ट से खड़ा हुआ हूं, और मेरी आईसाइट अभिषेक की आईसाइट से वीक है, तो क्या मैं इसी पोजीशन को मेंटेन करते हुए ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा? सवाल ये है। अभिषेक ने देख लिया क्योंकि उसकी आईसाइट नॉर्मल है। तो अभिषेक अगर किसी ऑब्जेक्ट को 9 मीटर से साइट कर सकता है, देख सकता है, उसी सेम साइज के ऑब्जेक्ट को, उसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट के करीब जाना पड़ेगा, क्लोज जाना पड़ेगा। और जब मैं उस ऑब्जेक्ट से 6 मीटर की डिस्टेंस में होगा, तब मुझे सेम ऑब्जेक्ट दिखेगा। जब मैं उस ऑब्जेक्ट और मेरे बीच की दूरी 6 मीटर होगी, तब मुझे वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा। इसी को तो मैंने बोला 6/9 आई साइट। इसी को तो मैंने बोला 6/9 आई साइट। एक और देखिए, अब मैंने बोला कि अभिषेक की आईसाइट जो है वो नॉर्मल आईसाइट है, मेरी आईसाइट 6/12 है। ठीक है, ओके जयदेव, दिस इज माय फर्स्ट लव क्लास। अच्छा, लाइव कहना चाह रहे थे, चलो मैं समझ गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए तो हम भी कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं, ठीक है, अटेंड कर लो। हाँ, यस। तो अगर आपकी आईसाइट नॉर्मल आईसाइट है, मेरी आईसाइट 6/12 आईसाइट है,
इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आप 12 मीटर से देख पाओगे वही ऑब्जेक्ट मुझे 6 मीटर की डिस्टेंस से दिखेगा, बिकॉज माई आई साइट इज 50% ऑफ द नॉर्मल आई साइट। क्लियर है? सर 6/9 पे कितना परसेंट आई साइड? अब ये परसेंटेज तुम निकाल लो मेरे भाई, प्रोपोर्शनैलिटी तुम सॉल्व कर लो यार, सब हम ही बता दें। अब क्लियर हो गया? नया तो कुछ नहीं बताया, बताया तो वही है जो पहले बताया था। चलो और क्लियर कर देते हैं। अब यहां तक क्लियर हो गया है तो थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। सभी बच्चे इस सवाल को सॉल्व करें, सबको अटेम्प्ट करना है, 3 मिनट का टाइम है, सभी को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव 3 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ भाई, आ गया आंसर? हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा? हैव यू गॉट द आंसर? कुछ बताना है इसमें? लगता है किसी का आंसर नहीं आया हो सर, एक्सप्लेन कर दीजिए तो बता दीजिए। सिंपल सा गेम है भाई, कुछ करना ही नहीं है। आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई होगी। क्लियर है सभी को?
क्लियर है सभी को? अरे हाँ ना बता दो, आंसर देख लिया हमने, हाँ ना बता दो। कहानी क्लियर है सभी को? अब समझ में आ गया? सर बता दें, कर दो, एक्सप्लेन कर देते हैं, कर देते, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, कर देते, कुछ लोगों से नहीं हुआ। कह रहा है 6x6 आई साइड का ड्राइवर है जो कि एक स्पीड लिमिट के साइन का जिसका अल्फाबेट साइज है 25 mm, वो 100 मीटर की डिस्टेंस से देख लेता है। क्या खेल खेला गया? बोल रहा है कि एक भैया नॉर्मल आईसाइट पर्सन वाला आदमी है जो कि एक 25 mm में से लिखा हुआ साइन है जिसको 100 मीटर की डिस्टेंस से देख लेता है। बहुत अच्छी बात है, देख लेने दो। पहला सवाल पूछा गया है, एट वॉट डिस्टेंस द सेम साइन इज विजिबल टू द 6x9 विजन ड्राइवर। तो 6x6 वाले जो हैं वो इस ऑब्जेक्ट को 100 मीटर से देख लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को 100 मीटर की डिस्टेंस से देख लेते हैं। तो 6x9 आई साइड तो नॉर्मल की पुअर आई साइड है ना, 6x9 आई साइट जो है वो नॉर्मल से कमजोर आई साइट है, नॉर्मल से वीक आई साइट है। तो जब वो इस ऑब्जेक्ट के और करीब जाएगा तभी तो, जब डिस्टेंस कम होगी तभी तो देख पाएगा। कितनी डिस्टेंस कम होगी? तो 100 × 6/9 कर दें, बोलो कर दें, कोई नाराजगी ना हो तो, खुश हो। दूसरा इन्होंने केस बोला कि भैया कीपिंग द डिस्टेंस सेम, 6x6 वाला जिस ऑब्जेक्ट को 100 मीटर से देख पा रहा है, हम चाहते हैं कि 6x12 वाला भी उस ऑब्जेक्ट को 100 मीटर से देख पाए। ऐसा कैसे संभव है? 6x6 वाला अगर किसी ऑब्जेक्ट को 100 मीटर से साइट कर पा रहा है, आप चाहते हैं जिसकी आई साइट जो है नॉर्मल से आधी है, वो इंसान भी उसको 100 मीटर से देख पाए। ऐसा कैसे संभव है? संभव है। तो अगर इनके लिए साइज जो है वो 25 mm का है, तो इनके लिए साइज क्या कर दो, डबल कर दो। आईसाइट अगर 50% वीक है और डिस्टेंस अगर आप सेम रखना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट के साइज को 50% इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लिख कैसे सकते हैं, डबल कर देते, सॉरी हाँ डबल कर सकते हैं। तो आपने बोला ये 25/6/12 कर दें, तो वी विल गेट द न्यू फॉन्ट साइज। आई साइट अगर हाफ है तो फॉन्ट साइज को डबल कर दीजिए, कंपनसेट हो जाएगा। कीपिंग द डिस्टेंस सेम, उस केस में सेम डिस्टेंस से आपको वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाएगा। इससे रिलेटेड गेट 2015 में एक बहुत ही बेहतरीन, एकदम बहुत ही बेहतरीन सवाल आया। ये कंसेप्ट जो अभी आपने पढ़ा है गेट 2015, स्पीड लिमिट साइन इज गिवन, एक डायग्राम भी उसमें दिया गया होगा। उस सवाल को सभी लोग सॉल्व करेंगे खुद से। क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन बता दूं। देखो अगर बुक हो आपके पास तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में गेट 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें एक डायग्राम दिया गया होगा जोन एक्स करके। देयर इज अ जोन एक्स, there is a zone X. If the vehicle is going to enter in the zone X, it is required to जोन एक्स। बहुत बहुत बढ़िया, उस सवाल को ट्राई करो, खुद से करना, आराम से करना। दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड फ्रॉम दिस कंसेप्ट। और है कुछ नहीं उसमें, है कुछ नहीं, है बहुत सिंपल सा सवाल, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। अब ट्राई करना, अब आपने उसका कंसेप्ट पढ़ लिया है। नाउ यू हैव डिस्कस द कंसेप्ट, नाउ यू हैव डिस्कस द कंसेप्ट, नाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई।
चलिए साहब, तो हम लोगों ने रफली जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन था, यूजर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो हम समझना चाह रहे थे, यूजर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो हम लोग समझना चाह रहे थे, विजन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी बातचीत हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, ठीक है। आइए साहब आगे बातचीत करते हैं। अगला समझते हैं व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, व्हीकल की हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझना चाह रहे हैं, एक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। भैया रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, रोड पे ट्रैफिक के मूवमेंट को कंट्रोल करना है, तो पता तो होना चाहिए कि जो व्हीकल आ रहे हैं, जो भी गाड़ियां आ रही हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तभी तो कंट्रोल कर पाएंगे, तभी तो कुछ मैनेज कर पाएंगे, तभी तो कुछ प्लान कर पाएंगे। इफ वी नो द व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन द प्लानिंग विल बी इफिशिएंट, द मैनेजमेंट विल बी इफेक्टिव। यस और नो? तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, अब व्हीकल की दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझना चाह रहे हैं। जरा पहले इसकी कहानी सुन लो। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में तो कोई ऐसा खास बात नहीं है। वी आर कंसर्न विद द डायमेंशन, कि भैया अगर कोई एक स्टैंडर्ड व्हीकल है, या रोड पे आने वाला जो भी व्हीकल है, उसकी मैक्सिमम डायमेंशन क्या हो सकती हैं, मैक्सिमम वो कितना वेट कैरी कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका एक्सल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, ये सब आप जानना चाह रहे हैं। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट करती है व्हीकल की ब्रेकिंग इफिशियंसी को। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके व्हीकल की होती है, वो अफेक्ट करती है एक ब्रेकिंग इफिशियंसी को। एक बात मुझे बताओ, एक रोड पे जितने भी व्हीकल हैं, क्या सबकी ब्रेकिंग इफिशियंसी सेम है? एक रोड पे जितने भी व्हीकल हैं, क्या सभी की ब्रेकिंग इफिशियंसी सेम है? आंसर इज नो। क्या ब्रेकिंग इफिशियंसी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी चाहिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, कि इसको निगलेक्ट कर सकते हैं? क्या ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, यूजर की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, ब्रेकिंग इफिशियंसी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है? अगर है तो कंसीडर करिए, नहीं है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो कि मैं अपनी व्हीकल लेके निकला, अपनी व्हीकल में हूं, आप अपनी व्हीकल में हैं। ठीक है, मैं अपनी व्हीकल में हूं, आप अपनी व्हीकल में, दोनों लोग रोड पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, रोड तो हम दोनों लोगों के लिए सेम है, रोड तो हम दोनों लोगों के लिए सेम है। उसी रोड पे मैं मूव कर रहा हूं, इसी रोड पे आप मूव कर रहे हो। तो दुनिया बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया है। दुनिया बनाने वाले ने, रोड बनाने वाले ने जो ऑफर आपको दिए, जो फैसिलिटीज आपको दी, वही फैसिलिटीज हमें दी। और अगर तुम्हें याद हो तो आईआरसी ने बोला था कि भैया फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आईआरसी ने बोला था कि हमारी तरफ से जाके सभी यूजरों को बोल दो, आज गांव में डिंडोरा पिटवा दो, कि भाई साहब आईआरसी ने ये इंश्योर किया है कि जब कभी भी कोई भी रोड पे जाएगा, तो उसे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0.35 से लेके 0.4 तक मिलेगा ही मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी किसने ले रखी है? इसकी जिम्मेदारी किसने ले रखी थी? आईआरसी ने ले रखी थी। मतलब डिजाइनर ने जो रोड बनाई होगी, उसने हर बुरे से बुरे हालात में, वो हालात भी तुम्हें बता चुका हूं, कि अगर आपके यूजर की व्हीकल की ब्रेकिंग इफिशियंसी 50% है, टायर पूर्णतया घिस चुके हैं, और पेमेंट जो है वो वेट है, वेट गीली पेवमेंट है, ऐसे बुरे, सब कुछ एक साथ है, ये तीनों चीजें एक साथ हैं, अलग अलग नहीं। ब्रेकिंग इफिशियंसी इज 50%, टायर आर worn आउट, एंड द पेमेंट इज वेट। इतने बुरे हालात, इतने बुरे कॉम्बिनेशन में भी आईआरसी ने कहा था कि मैं तुम्हें इंश्योर करता हूं
कि तुम्हें फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मिलेगा वो 0.35 से लेकर 0.4 की रेंज में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो आईआरसी ने अपना काम कर दिया। जब मैं अपने व्हीकल से उस रोड पे जा रहा हूं, आप उस व्हीकल से उस रोड पे जा रहे हैं, दोनों व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है। दोनों व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है तो भैया हम दोनों मान लो ब्रेक लगाते हैं। मैं अपनी व्हीकल को रोकने के लिए ब्रेक लगाता हूं, आप अपनी व्हीकल को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं। क्या ये जरूरी है कि अगर हम सेम स्पीड से भी मान लीजिए मूव कर रहे थे, एक साथ ब्रेक लगाते हैं तो सेम डिस्टेंस ही कवर करें ब्रेक लगाने के बाद? वो डिपेंड करेगा तुम्हारे व्हीकल की ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या है, वो डिपेंड करेगा मेरे व्हीकल की ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या है। हम अभी शोरूम से गाड़ी घर लेके ही आ रहे थे, हम अभी गाड़ी अपनी शोरूम से घर लेके ही आ रहे थे भैया, पहला दिन है, आज ही खरीदी है, एकदम मामला फटाफट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नई व्हीकल है भैया। 100% नियरली इक्वल टू 100% ब्रेकिंग एफिशिएंसी है। ब्रेक मारा रुक गए। हाँ, तुम्हारी गाड़ी घिसी हुई है, टायर वायर घिस गए हैं, तो जाहिर सी बात है तुम थोड़ा डिस्टेंस कवर करोगे तब रुकोगे। मुद्दा ये है, दिल पे मत लेना, दिल पे अगर लगे तो मेरे को पुरानी वाली व्हीकल दे देना, तुम नई वाली ले लेना, खुश? ठीक है। अब पता लगा कुछ लोग इसी में नाराज हो जाएं, सर लो आपने एग्जाम्पल में खुद नई गाड़ी ले ली, हमको पुरानी वाली पकड़ा दी, हम बहुत दुखी हैं, हमारा दिल टूट गया। ठीक है। गजब है लोग हो एकदम। हम्म। कह रहे हैं ब्रेकिंग एफिशिएंसी किस पे डिप, अरे भैया अभी हम तो केवल ये बता रहे कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, पहले वो तो समझ लो। हैं? समझ रहे हो? अच्छा ऐसा है कुणाल, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सही जगह है मतलब हम। हम्म। क्यों भाई, विचार मिलते हैं, ये कह सकते हैं। हम्म। चलें आगे, चलें आगे। विचारों का मिलना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी प्रॉपर अलाइनमेंट। वही तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। हम इधर भाग रहे हैं, तुम इधर भाग रहे हो, कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे? अलाइनमेंट तो सही रखो। हाँ, तभी तो मिल के भाग के पहुंचेंगे मंजिल तक। हम्म। चलिए साहब, बस बस, अब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ऑफिशियल साहब? हाँ, बस हो गया, हो गया। चलें आगे बातचीत करें। आगे बातचीत करें। चलें तो अभी मैं इन शॉर्ट ये समझाना चाह रहा था कि व्हीकल की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, बस। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम क्या जानना चाह रहे हो ये बता दिया, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम क्या जानना चाह रहे हो ये बता दिया। आओ जरा खेला शुरू करते हैं, पहले जल्दी से बात कर लेते हैं। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक कुछ खास है नहीं, सब तुम्हें पता है। आईआरसी ने बोला, आईआरसी ने बोला कि भैया जो भी रोड पे हमारे व्हीकल आएंगे उसकी मैक्सिमम विड्थ क्या होती है, पता है हमें।
मैक्सिमम विड्थ जो होगी हमारे व्हीकल की वो होगी 2.44 मीटर, जिसको आपने नियरली इक्वल टू 2.5 मीटर कंसीडर कर लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द व्हीकल कितना आएगा? मैक्सिमम जो व्हीकल की लेंथ हो सकती है रोड पे जो आईआरसी ने आपको सजेस्ट की, दैट इज 18 मीटर। और इसके लिए उन्होंने रेफरेंस लिया है ट्रैक्टर और ट्रेलर। ट्रैक्टर और ट्रॉली देखते हो ना, उसका कॉम्बिनेशन। तो आईआरसी हैज कंसीडर्ड द ट्रैक्टर प्लस ट्रेलर कॉम्बिनेशन, और इसके बेसिस पे इसको रेफरेंस लेके इन्होंने बोला है कि जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द व्हीकल होगी वो 18 मीटर होगी। सॉरी, मैक्सिमम हाइट ऑफ द व्हीकल क्या होती है रोड पे? वो 4.75 मीटर होती है, मतलब डबल डेकर बस। तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र गए हो, मुंबई मुंबई कभी गए हो तो देखा होगा आपने, वहां पे डबल डेकर बस चलती हैं, 236 बसें हैं। हाँ? तो उसका रेफरेंस लिया गया है कि जो मैक्सिमम हाइट होगी वो क्या होगी, 2 पॉइंट। कह रहे हैं पिक्चर, इसमें क्या पिक्चर देखोगे? कुछ पिक्चरें यहाँ पे भी तो डेवलप करो। हद है मतलब यार। ये है पिक्चर, देखो, ये विड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, और ये हाइट हो गई। देख ली पिक्चर? टेक्नोलॉजी का इतना भी ज्यादा यूज ना कर लें कि नेचुरल पावर ही खत्म हो जाए। समझ रहे हो भाई? तो टेक्नोलॉजी आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं है। ये बात भी तुम्हें समझना बहुत जरूरी है अपने जीवन में। टेक्नोलॉजी जो आपके पास है, टेक्नोलॉजी जो आपके पास है वो आपको बेहतर करने के लिए, आपकी जिंदगी को आसान करने के लिए और बढ़िया करने के लिए। हाँ, पता लगे इतना एसी में रह लिए कि घर के बाहर निकले 22 डिग्री टेम्परेचर, तो आग पकड़ लिया शरीर। ऐसा नहीं करना है। हाँ, 24 घंटे एसी में ही है। टेक्नोलॉजी है सर, मौज ले रहे हैं। इतनी मौज भी नहीं लेनी है कि पता लगे घर से निकले 20-22 डिग्री टेम्परेचर था, कहीं धर 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 धुआं हो गया मामला। ऐसा भी नहीं करना भाई ना। समझ रहे हो? अच्छा, कह रहा है आपने करोड़ों रुपए की बात कह दी। क्या बात है? अच्छा। नहीं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये इस बात को खासकर हमें और आपको यंगस्टर जो हैं, ये समझने की जरूरत है, और इस पे बात होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, कि हम लोग टेक्नोलॉजी के चक्कर में अभी क्या करते हैं, ओवर यूज कर लेते हैं, और ओवर यूज से हम अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं, हम अपने आप को वीक कर लेते हैं, हम अपने आप को वीक कर लेते हैं, हमारी जो नेचुरल पावर्स हैं उनको हम लोग खत्म कर देते हैं। व्हाट इज इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द विजुअलाइजेशन। इंजीनियरिंग क्या है भैया? इंजीनियरिंग विजुअलाइजेशन ही तो है। अब विजुअलाइजेशन के लिए दिमाग का चलाना बहुत जरूरी है, दिमाग का चलना बहुत जरूरी है ना? अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अब हम बिल्कुल इतना इजी इतना इजी होने की चीजों को इजी बनाने की तरफ निकल जाते हैं। हम्म, तो उससे फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखेंगे। हाँ, तो उससे आपकी अपनी पावर लॉस हो रही ना। आगे बात करें? आगे बात करें? और ये सब आप फील करोगे, ऐसा होता है। मैं आपको अपना एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। इससे पहले मैं जिस प्लेटफॉर्म में था, वहां पे ना क्लासेस का जो फॉर्मेट था, वहां पर जो क्लासेस का फॉर्मेट था वो सीटिंग फॉर्मेट था, बैठ के क्लासेस होती थी। जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते थे कोविड के पहले, जस्ट एक रिलेट करने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
तो ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग दिन में 10-10 घंटे पढ़ा लेते थे ऑफलाइन। मतलब शायद ही कोई ऐसा किसी दिन अगर ऐसा हुआ कि पता लगा आज 4 घंटे क्लास है, तो बॉडी इतना एक तरीके के फ्लो में आ गई थी, तो लगता था क्या ही हो रहा है जीवन में, आज तो बहुत ही टाइम है मेरे पास। 4-5 घंटे क्लास तो मतलब पूछो ही नहीं कि क्या करा, कुछ ऐसे बोल सकते कि कुछ करा ही नहीं आज, क्योंकि बॉडी को आदत हो गई थी 8 से 10 घंटे मिनिमम क्लासेस की, तो मजा भी आता था, सब बॉडी उसके लिए सिंक्रोनाइज थी। फिर ऑनलाइन में जब हम लोगों ने एंट्री ली, ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उसमें जो बताया मैंने प्लेटफॉर्म था वो, उसमें बैठ के क्लासेस होती थी, सबका अपना अपना फॉर्मेट होता है। उससे क्या हुआ ना, मैं उसमें कंफर्टेबल हो गया। हम्म, अब वो क्लासेस होती रही तो बॉडी उसके लिए हैबिचुअल हो गई। फिर अभी जब रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया इस प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ का फॉर्मेट था कि क्लासेस अलग फॉर्मेट में होनी है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ तुम्हें, ये और ऐसा हम सबके साथ होता है कि बॉडी यूज टू हो जाती है, और उससे निकलने में फिर थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं। तो जिस दिन मेरी पहली क्लास थी, उस दिन मुझे क्लास से ज्यादा ये चिंता थी कि मैं पूरी क्लास कंटिन्यू कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि एक लंबे से गैप के बाद तो क्लास हो रही थी, एक अच्छे खासे गैप के बाद मुझे क्लास लेनी थी, जिसमें मुझे खड़े होके बातचीत करनी थी, खड़े होके डिस्कशन करना था, और आई वॉज लिटरली वरीड अबाउट दैट, क्योंकि एक अच्छा बॉडी को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था ये। फिर क्या हुआ, आप कंटिन्यू एफर्ट करते रहते, टाइम लगता है, फिर बॉडी नॉर्मल हो जाती, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है। तो जैसे आप रिवीजन करते, प्रैक्टिस करते, कोई नया सवाल लगाते हैं, तो यही दिक्कत आती है कि शुरू शुरू में बड़ी दिक्कत होती है कि कैसे सवाल लगाएं, सवाल अप्लाई कर रहे हो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। अगर आपने गिव अप कर दिया, फिर वो चीज कभी नहीं होगी। आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन फाइट करते रहोगे, संघर्ष करते रहोगे, स्ट्रगल करते रहोगे कि नहीं नहीं होगा यार, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ज्यादा मेहनत करते रहोगे, और फिर एक टाइम के बाद दिमाग आपको ना रेजिस्टेंस देना बंद कर देगा। दिमाग हमारा ये चाहता है कि वो हमको हरा दे, ये फैक्ट है। आप कोई भी काम करने की सोचोगे, दिमाग अपना दिमाग लगाएगा कि भैया ये कैसे ना करे। दिमाग हमारा जो इंडिविजुअल, हम लोग अगर अपनी बात करें, तो हमारा दिमाग चाहता है आराम और आसान चीजें, चाहे वो मेरा हो चाहे वो आपका हो। वो ऐसी चीज करना चाहता है, वो ऐसे काम में एंगेज रहना चाहता है जहां पर उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। है तो अपना ही दिमाग ना भाई, है क्या ना? हम भी वही चाहते हैं, हमारा दिमाग भी वही चाहता है। तो जब कोई चीज आप बोलते हो, हाँ, जब कोई ऐसी चीज आप बोलते हो कि भाई ये करते हैं, हाँ, और उसमें अगर दिमाग को पता चल गया कि ये काम करेगा और भाई इसमें बड़ी प्रॉब्लम, इसके लिए तो मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तो दिमाग बिल्कुल फड़फड़ा जाता है एकदम, समझ रहे हो? कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं रखा है इन सब बातों में, अरे छोड़ो। वो तुम्हें कन्विंस करने लगेगा कि तुम जो सोच रहे हो वो क्या है। नहीं, इनिशियली उसका अटेम्प्ट यही होता, देखना तुम, आप इसको ऑब्जर्व करके देखिएगा। इनिशियली वो देता रेजिस्टेंस, इनिशियली एकदम रेजिस्टेंस देगा, नहीं नहीं अरे क्या छोड़ो, क्या सवाल लगाने, सो जाओ। अब सो जाओगे, मस्त रिलैक्स, वो भी सो रहा है, क्या दिक्कत है, मौज ले रहा है जीवन के, हैं? लेकिन जब आप उससे फाइट करते रहते हो इनिशियली 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो एक टाइम के बाद उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये जिद्दी आदमी मानेगा नहीं, अब तो ये सवाल लगाएगा, रिवीजन करेगा, तभी सोएगा। अब जब उसके बाद आप कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते, वो सब ट्राई कर चुका, समझा चुका आपको, फिर वो क्या करता है, कहता चलो अब रहना तो इन्हीं के साथ है ना, जब तक है, तो क्या फालतू का पंगा लेना। समझा रहे थे, 10 दिन से कोशिश कर रहे थे कि नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, अभी पढ़ना ही चाह रहा, तो क्या करें? फिर वो डाइवर्ट कर लेगा अपने आप को, फिर वो आपका सपोर्ट करेगा। वो 10 दिन का टाइम तो पास करो यार। हम उससे पहले ही गिव अप कर देते हैं, ज्यादातर केस में हम लोग उससे पहले ही गिव अप कर देते हैं, समझ रहे हो? तो ये याद रखना, काम आएगा। बहुत ज्ञान की बातें करवा लेते हो कभी कभी, इतना ज्ञान तो कभी कभी हमें समझ नहीं आता आ कहाँ से जाता है, हाँ? खैर एनीवे, एक्सपीरियंस है, ज्ञान नहीं एक्सपीरियंस है।
जो शेयर कर रहा हूं, ठीक है। मैक्सिमम वेट ऑफ द व्हीकल जो होता है वो 52.2 टन्स होता है, ठीक है। कुछ लोग परेशान हो रहे थे कि मीटर में कैसे आ गया, अरे भैया टाइपिंग एरर होती है, इंसानी गलती बोलते हैं इसको, ह्यूमन एरर, ठीक है। ह्यूमन एरर होती, कभी कभी हो जाती है हमसे आपसे, तो माफ कर दिया करो अगर हो पाया करे, ठीक है। तो 2 बार 3 बार इतनी देर में आ गया कि वेट मीटर में कैसे आ गया, तो ह्यूमन एरर थी, टाइपिंग एरर थी, हटा दिया है। तो किसी भी व्हीकल पे जो मैक्सिमम वेट आएगा रोड पे वो 52.2 टन्स का होगा। अच्छा, जो व्हीकल है उसका एक्सल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो देखो अभी मैंने आपको बताया ट्रैक्टर प्लस ट्रेलर का अरेंजमेंट है। अब ये जैसे ट्रैक्टर है मान लो, तो इस ट्रैक्टर में 2 एक्सल दिख रहे हैं तुम्हें, एक्सल तो जानते हो ना भाई, ये एक एक्सल है फ्रंट एक्सल, ये है रियर एक्सल। फ्रंट एक्सल में दोनों तरफ एक एक व्हील लगा हुआ है, सिमिलरली रेयर एक्सल में दोनों तरफ एक एक व्हील लगा हुआ है। लेकिन एक्सल कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ऐसा हो ऐसा नहीं होता है, एक्सल कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो जैसे ट्रैक्टर में फ्रंट एक्सल है, एक एक व्हील लगा हुआ है, रेयर एक्सल में दो दो व्हील लगे हुए हैं, और ट्रेलर के दोनों एक्सल में क्या क्या है, दो दो व्हील लगे हुए हैं। तो आगे जब हम लोग पेवमेंट डिजाइन की बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में, when we will talk about the design of the flexible payment, तो इन एक्सल और इन एक्सल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे एज पर द आईआरसी गाइडलाइन। तो ये हमारे व्हीकल की हो गई स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मैक्सिमम विड्थ 2.44 मीटर, मैक्सिमम लेंथ 18 मीटर। किसको रेफरेंस लिया गया? ट्रैक्टर प्लस ट्रेलर असेंबली को एज ए रेफरेंस लिया गया। मैक्सिमम हाइट ऑफ द व्हीकल 4.75 मीटर एज अ डबल डेकर बस, कि डबल डेकर बस को हम लोग एज ए रेफरेंस ले रहे हैं। और मैक्सिमम जो वेट होगा हमारे व्हीकल का वो होगा 52.2 टन्स। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए साहब, ये पता चल गया। और ये डेटा कभी कभार किसी एग्जाम में एट सच नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर गेट एग्जाम, बट कभी कभी जो आपके स्टेट या जेई लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये वैल्यू पूछ ली जाती हैं। तो पढ़ लिया हमने। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि हमारा मेन मुद्दा था, और वो था डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल, जिसकी कहानी मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल की कहानी जो थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अल्टीमेटली इससे हमारा मेन गेम क्या है कि हम अपने व्हीकल की ब्रेकिंग इफिशियंसी को जानना चाह रहे हैं। यहीं से बातचीत शुरू करते हैं। तो ब्रेकिंग इफिशियंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूं? स्किड रेजिस्टेंस डिवाइड बाय द फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, डिवाइड बाय द फ्रिक्शन कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय 100। आप सभी को पता है कि इफिशियंसी को हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैंने आपको 10 लाइनें बताई अपने साइड से, आपने 10 की 10 लाइनें समझ ली, सीख ली। व्हाट इज द लर्निंग इफिशियंसी हेयर? मैंने आपके साथ 10 पॉइंट डिस्कस किए और 10 के 10 पॉइंट क्लियर हैं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो आई कैन से कि योर लर्निंग इफिशियंसी इज 100%। यही तो मतलब हुआ ना इसका। मैंने आपको कोई 10 पॉइंट बताया, आपने 2 पॉइंट मिस कर दिए, 8 पॉइंट क्लियर हो गए, तो आई कैन से योर लर्निंग इफिशियंसी इज 80%। आसान भाषा में अगर हम इफिशियंसी को समझें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कितना रिसोर्सेज अवेलेबल था और हम कितना यूटिलाइज कर पाए, इसके बेसिस पे हम इफिशियंसी को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने अभी आपको अपनी कहानी के दौरान बताया था कि जिसने भी ये रोड बनाई है, जो भी इस रोड का डिजाइनर है, उसने मेरे लिए, आपके लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, 10वें के लिए, हर इंसान के लिए सेम डिजाइन पैरामीटर रखे थे। याद है? अगर मेरे लिए वर्स्ट कंडीशन में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0.35 से लेकर 0.4 था, तो आपके लिए भी वही था, थर्ड पर्सन के लिए भी वही था, फोर्थ पर्सन के लिए भी वही था। हर यूजर के लिए वो कंडीशन सेम थी। अलग क्या क्या था? अलग क्या था? अलग ये था कि मेरे व्हीकल का स्किड रेजिस्टेंस अलग था, आपके व्हीकल का स्किड रेजिस्टेंस अलग था, किसी और के व्हीकल का स्किड रेजिस्टेंस अलग था। अगर हमें ये दोनों चीजें पता चल जाएं तो हम अपने व्हीकल
कि मेरे व्हीकल का स्किड रेजिस्टेंस क्या है, मेरे लिए प्रोवाइडेड फ्रिक्शन कॉफिशिएंट क्या था, इन दोनों के बेसिस पे क्या मैं अपने व्हीकल की ब्रेकिंग इफिशियंसी के बारे में पता लगा सकता हूं, हाँ या ना? जल्दी बोलो। क्या मैं अपने व्हीकल की ब्रेकिंग इफिशियंसी के बारे में पता लगा सकता हूं, हाँ या ना? कोई तकलीफ किसी को? तो अब मुद्दा ये है कि साहब ये ब्रेकिंग इफिशियंसी हमें पता कैसे चलेगी? कुछ नहीं करना मेरे लाल, बहुत सिंपल सी बात है। इसके लिए एक प्यारा सा छोटा सा टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग टेस्ट। जिसके लिए एक प्यारा सा छोटा सा टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग टेस्ट। कुछ नहीं करना, आओ देखें। ब्रेकिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास टेस्ट व्हीकल होता है, इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट व्हीकल। इसको ले जाते मस्त, ठीक है। किसी भी टाइम पे हम लगाते, अब किस स्पीड से ये मूव कर रहा है मेरे लाल, ये तो हमें पता होगा, टेस्ट कर रहे हैं भाई। ये टेस्ट व्हीकल जो है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है ये तो तुम्हें पता होगा एज ए ऑब्जर्वर, हाँ या ना? ये तो तुम्हें पता ही होगा एज ए ऑब्जर्वर कि हमारा टेस्ट व्हीकल किस स्पीड से मूव कर रहा है। जब आपने ब्रेक लगाया तो आप जानते हो ब्रेक लगाने के बाद तुरंत रुकोगे नहीं, मानते हो कि नहीं? ब्रेक लगाने के बाद हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे और इस प्यारी सी डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे ब्रेकिंग डिस्टेंस, और फाइनली हमारी स्पीड हो जाएगी 0। तो अगर हम किसी तरीके से ये ब्रेकिंग डिस्टेंस या फिर इसी को बोलते हैं स्किड मार्क, ब्रेकिंग डिस्टेंस बोल दो या इसी को बोल दो स्किड मार्क, ये हमारा दूसरा पैरामीटर हो गया जो हम इस टेस्ट की हेल्प से मेजर करना चाह रहे हैं। समझते जाना ध्यान से। और ब्रेक एप्लीकेशन टाइम, कितने टाइम के लिए तुमने ब्रेक अप्लाई किया है, ब्रेकिंग टाइम कितना है, हम ये तीन चीजें तो इस टेस्ट की हेल्प से पता लगा सकते हैं ना, कि जिस समय हमने ब्रेक लगाया उस समय हमारी स्पीड क्या थी, कितनी देर के लिए हमने ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक लगाने के बाद हमारे व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की, फाइनली अपनी स्पीड को 0 करने के लिए क्या हम ये इन 3 पैरामीटर की जानकारी इस ब्रेकिंग टेस्ट की हेल्प से पता लगा सकते हैं? बोलो हाँ। सभी लोग जल्दी से बोलेंगे हाँ। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कभी ऐसा कर पाए। मान लो किसी दिन रोड पे भयंकर बारिश हो रही थी, अब नहीं बना, वहां स्किड मार्क ही नहीं बना, तो कहां से मेजर कर लें? जब स्किड मार्क छपा ही नहीं रोड पे तो कहां से मेजर कर लें? तो जरूरी नहीं है कि हम इन तीन, लेकिन अगर इनमें से कोई भी 2 पैरामीटर भी अगर आपके पास हैं, सर ब्रेक टाइम को तो जब तक रुक नहीं जाएगा तब तक, ब्रेक एप्लीकेशन टाइम, ब्रेक कितनी के लिए अप्लाई करें, विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच यू कैन मेजर। तो जो ऑब्जर्वर बैठे हैं वो देख रहे हैं कि आपने ब्रेक कितनी देर के लिए अप्लाई किया है, उसको मेजर करने का तरीका होगा। तो इन तीन में से अगर हम कोई 2 पैरामीटर भी पता कर लें तो हमारा जो खेल था ना, जो हम जानना चाह रहे थे अपने व्हीकल का स्किड रेजिस्टेंस, वो हमें मिल जाएगा, खेला खत्म। इनमें से कोई भी 2 पैरामीटर अगर आपने मेजर कर लिए इस टेस्ट की हेल्प से, तो उन 2 पैरामीटर अगर आपको नोन है तो इन दोनों पैरामीटर के बेसिस पे हम अपने व्हीकल का स्किड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम अपने व्हीकल का स्किड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिजाइनर ने क्या दिया था ये हमें पता होगा। इन दोनों के बेसिस पे क्या हम अपने व्हीकल की ब्रेकिंग एफिशिएंसी बता पाएंगे? जल्दी बोलो हाँ। इन दोनों के बेसिस पे क्या हम अपने व्हीकल की ब्रेकिंग एफिशिएंसी बता पाएंगे? बस यही मकसद था हमारा, इक्का मकसद था, वो पूरा हो गया। इक्का मकसद था और वो था ब्रेकिंग एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना, और वो हम कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द ब्रेकिंग टेस्ट। सर थोड़ा और बताइए, इतने से क्या होगा? हाँ, थोड़ा और बताइए सर, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा आगे ले चलिए बातचीत को। चलो तुम्हें और बताने के लिए मैंने बोला, ये सब बता दिया, खेल खत्म। मैंने क्या बताया तुम्हें? पहले चलो ले लेते केस 1। मान लो तुम्हें ब्रेकिंग डिस्टेंस पता है और इनिशियल स्पीड पता है,
ये दो पैरामीटर नोन है। अब तुम स्किड रेजिस्टेंस एफ निकालना चाह रहे हो अपने व्हीकल के लिए, तो कैसे निकाल सकते हो? और दिखाएं। बेटा याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था एसएसडी का कंसेप्ट, और एसएसडी में हम लोगों ने बात करी थी, एसएसडी में हम लोगों ने बात करी थी कि हमारा एसएसडी जो होता है वो लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर होता है, याद है? और वहां पर ब्रेकिंग डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने एक बेसिक सा कंसेप्ट यूज किया था कि ब्रेक लगाने के बाद हम लोगों ने कंसेप्ट यूज कर लिया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सभी को याद होगा, चेंज इन काइनेटिक इज इक्वल टू वर्क डन। तो वहां से फॉर्मूला आया था एल बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2gf। याद आया? क्योंकि हम लोगों ने वहां पे स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया था, और यहां पर मैंने अब u से कर दिया, तो बुरा ना मानो तो इसको u से कर दें। जल्दी बोलो हाँ। वहां पर हम लोगों ने v से रिप्रेजेंट किया था, यहां पर हम लोगों ने स्पीड को u से रिप्रेजेंट कर दिया है, v से फाइनल स्पीड को रिप्रेजेंट कर दिया है जो कि 0 है। तो मुझे नहीं लगता तुम नाराज होगे। और अगर तुम्हें LB और U पता है, मकसद तुम्हारा इक्का है F निकालने का, तो क्या मैं F इज इक्वल टू 2GLB ऐसे लिख सकता हूं? जल्दी बोलो हाँ या ना। आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आराम से देख लो, और क्लियर हो तो ही बताना कि अगर LB पता है तो खेल हो जाएगा, अगर L और B पता है तो खेल हो जाएगा, यस और नो? चलो बहुत बढ़िया यार। चलो एक केस और ले लेते, केस 2। मैंने बोला कि मान लो तुम्हें दो पैरामीटर पता है U और T, ऐसा भी तो हो सकता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस नहीं मिली, ब्रेकिंग डिस्टेंस को हम लोग नहीं मेजर कर पाए, अब हमें जो मिला है वो U और T मिला है। बिल्कुल, F इज द स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ योर व्हीकल। डिजाइनर ने क्या डिजाइन किया होगा वो बताया जाएगा। अरे भैया इंडिविजुअल इस टेस्ट व्हीकल की बात कर रहे हैं, 0.35 0.4 50% इफिशियंसी के लिए हैं। यहां पर तुम्हारे व्हीकल की इफिशियंसी 50% नहीं है। तो हमारा जो टेस्ट व्हीकल है उसकी ब्रेकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए हम उसका स्किड रेजिस्टेंस कितना वो यूटिलाइज कर पा रहा है ये निकाल रहे हैं। समझ रहे हो? तो अगर U और T पता है तो उस केस में क्या करें? तो आई होप बचपन में कुछ प्यारी प्यारी इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। एक होती है V इज इक्वल टू यू प्लस AT, याद है? क्योंकि हमें पता है कि फाइनल स्पीड तो हो जाएगी 0 क्योंकि ब्रेक लगा रहे हैं, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा -AT। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, U इज इक्वल टू हो जाएगा -AT। माइनस यहां से क्या A निकाल सकते हैं, तो ये बताएगा U/T। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि आप ब्रेक लगा रहे हैं तो रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या U और T की हेल्प से पहले हम रिटार्डेशन निकाल लेंगे? जल्दी बोलो हाँ या ना। एक इक्वेशन और पढ़ी थी हम लोगों ने कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS होता था डिस्टेंस, और यहां पर वो डिस्टेंस है LB। चलो v तो हो गया 0, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ALB होगा। LB हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो LB हमें पता है यू स्क्वायर अपॉन 2GF होता, अभी बताया था। तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, और यहां पर मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर अपॉन 2GF। जल्दी बोलो मेरे लाल हाँ। अरे अब मुझे क्या लगता है यार, सीधे लिख रहा हूं। देखो इसको सॉल्व करने पे यही आएगा क्या? इसको सॉल्व करने पे यही आएगा क्या कि G और F इज इक्वल टू A हो जाएगा? इसको सॉल्व करने पे यही आएगा क्या कि G और F इज इक्वल टू A हो जाएगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। मेरे लाल हमें निकालना F, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A/G। लो खेला खत्म। अभी तुमने A निकाला है, A यहां पर पुट करो। A कैसे निकाला था? U और T की हेल्प से निकाला था। और F निकाल सकते हैं A/G।
खेल खत्म। मेरे लाल एक बात बताओ, इस जीएफ को तुमने कभी साथ देखा है? लेट मी रीअरेंज माय क्वेश्चन। ये जी और एफ टर्म को पहले कहीं और एक साथ देखा है क्या? बिल- बिल्कुल, ये रिटार्डेशन निकल के आ रहा है। हाँ भैया, वी को ही। ये तो ब्रेक लगाते समय जो स्पीड होती थी ना, ब्रेकिंग डिस्टेंस में हम लोग बी पॉइंट पे, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारी स्पीड वी हुआ करती थी। फाइनल स्पीड वहां 0 हो गई थी, वी से रिप्रेजेंट किया था। यहां पर जिस समय आपने ब्रेक लगाया उस समय स्पीड यू है ना, ब्रेक लगा रहे हैं उस समय स्पीड, ब्रेक लगा रहे हैं उस समय स्पीड यू है, फाइनली स्पीड 0 हो जाएगी। तो डू नॉट गेट विथ कंफ्यूज विद नोटेशंस, नोटेशंस के साथ कंफ्यूज मत हो। तो भैया जी एफ को, इन दोनों टर्म को कहीं साथ देखा है? बिल्कुल देखा है। प्रदीप कुछ और ही देख रहे हैं, ठीक है, इनके जीवन का अलग ही मकसद है। प्रदीप कुछ और ही देख रहे हैं। प्रदीप बेटा, जो दिखाना चाह रहे हैं वही देखो, समझ रहे हो? जो दिखाना चाह रहे हैं वही देखो, ठीक है? तो गाइडेड वे में देखो तो ज्यादा दूर तक देख पाओगे, समझ रहे हो? गाइडेंस में देखोगे तो बहुत दूर तक दिखेगा, अपने हिसाब से देखोगे तो फिर तुम्हें पता ही है ना? चलो, तो बिल्कुल बेटा, हम लोगों ने एक टर्म डिस्कस किया था, एस एच डी इज इक्वल टू होता है वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF। अरे हाँ, माइनस रिप्रेजेंट करेगा बेटा, माइनस रिप्रेजेंट करेगा रिटार्डेशन को। ब्रेक लगाने के बाद व्हीकल रुक रहा है, माइनस केवल वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम्हें अगर दिक्कत ना हो, तुम्हें अगर नाराजगी ना हो, तो इस जीएफ की जगह मैं ए लिख दूं, एस एच डी इज इक्वल टू वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2A। और यहां पर ए क्या है? ए इज द रिटार्डेशन, ए इज द रिटार्डेशन। 2021, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 22 सवाल आया। सर सवाल आया, उसके बाद से आपने कंसेप्ट ऐड किया है ना? कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, सवाल आया है तब से आपने ऐड किया है ना ये कंसेप्ट, इसके पहले तो आप बताते नहीं होंगे। बेटा, मिल जाएगा तुम्हें ऑन रिकॉर्ड, मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में। पेपर के पहले, पेपर के पहले हर बैच में, हर क्लास में कंसेप्ट बताया आपको, और ईयर लिख के बोला था कि इस साल अगर सवाल आएगा तो यहां से आ सकता है। पता नहीं था मुझे, आया। 2 नंबर का सवाल था। सवाल में दिया गया था रिटार्डेशन, सवाल में दिया गया था रिटार्डेशन। कुछ लोग थे ना जो भी कुछ और ही देख रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आया, उन्होंने कहा एफ की वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर कुछ और दिखा रहे थे, वो कुछ और देख रहे थे। कुछ थे ना भी क्रांतिकारी लोग। तो जब सवाल आया तो उन्होंने कहा कि सवाल बनाने वाला हो सकता है गलती से एफ देना भूल गया हो, क्योंकि इन्हें पता है कि हम तो गलती कर नहीं सकते हैं। तो इनको क्या लगा कि सवाल बनाने वाले ने फ्रिक्शन देना भूल गया है, और जब वो भूल गया तो हमारी भी तो कुछ नैतिक जिम्मेदारी है। चलो बेचारे को माफ किया, और एफ की वैल्यू एज्यूम करके सॉल्व कर देते हैं। करो 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 करो, करो आराम से करो। एज्यूम कर लिया, सॉल्व कर दिया, बाहर निकल के आए, ज्ञान अलग दे रहे हैं। अब वो बात नहीं रही। गेट वालों को ना थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना चाहिए। पता नहीं कैसे पेपर बना देते, कोई वैल्यू, कोई वैल्यू दी है, कोई वैल्यू नहीं दी है, हम कितना एज्यूम करें? वो तो खैर मुझे पता था। हाँ, वो तो मुझे पता था, तो मैंने एफ की वैल्यू एज्यूम कर ली। बट नाउ इट, आई थिंक इट्स अ टाइम where the gate should restructure the things, or gate should understand the things. हाँ, ultimately it's all about our career. ऐसे गलत क्वेश्चन, ऐसे मिसिंग डेटा क्वेश्चन, एनीवे
आई हैव एज्यूम द वैल्यू एंड आई हैव करेक्टेड द क्वेश्चन। अगल बगल वाले चार आदमी सदमे में है मेट्रो में। अगल बगल अंकल जी बैठे हैं, वो परेशान है, कह रहे अरे भाई ये दर्शन कर लें प्रभु के, आज मेट्रो में दिख रहे हैं, 10-20 साल बाद तो नहीं दिखेंगे ये। समझ रहे हो? चरण कहाँ है, मनी मन में वो चरण छू रहे हैं। हाँ, भविष्य खड़ा है देश का आज का मेट्रो में। हाँ? समझ रहे हो सीन को, इमेजिन करके देखो। ऐसी बातें कोई कर दे आदमी हल्के फुल्के दिल वाले को तो हार्ट अटैक आ जाएगी। अरे मान लो किसी ने 5-10 साल 15 साल पहले गेट की तैयारी करी थी, बेचारे का क्वालिफाई नहीं हुआ था, कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं काम धंधा कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अब वो बगल में बैठा हुआ है और वो एक यंगस्टर को ऐसी बातें करते हुए सुन रहा, तुम्हें नहीं लगता कि वो बेहोश हो सकता है? जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ वो आज ऐसे आदमी के दर्शन कर रहा है जो कह रहा है कि पेपर गलत बन रहे हैं भाई साहब। हाँ, वो तो हम सही कराए क्योंकि हमें बहुत दूर तक देखना आता था। समझ रहे हो? हमें बहुत दूर तक देखना आता था। आया रिजल्ट, आया रिजल्ट। अब तुम समझदार हो। समझ रहे हो? नोट पॉइंट है। तो गलती से भी कहीं अगर रिटार्डेशन उन्होंने दे दिया है, गलती से भी कहीं उन्होंने अगर रिटार्डेशन दे दिया है और एसएसडी पूछ दिया है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि एफ को एज्यूम कर ले। करा था, बहुत बच्चों ने किया था। हम्म, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। बेटा किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, नोट पॉइंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। मान लो सर एक और, ए तो एक्सलरेशन है भैया, एक्सलरेशन का ही अपोजिट तो रिटार्डेशन होता है। चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सलरेशन है, अगर स्पीड समय के साथ डिक्रीज हो रही है इसका मतलब रिटार्डेशन है। और जब ब्रेक लगाओगे तो समय के साथ स्पीड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? एसएसडी क्या होता है? ये आज की क्लास का डिस्कशन था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल भी आराम मुझे फील नहीं हो रहा है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन एट 9:30 PM। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकिंग एफिशिएंसी की बातचीत कर ली है। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड, क्या बात कर रहे थे? वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने विजन के बारे में बातचीत कर ली, और व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने बात कर ली स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल की और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल की। ठीक है? ठीक है। अरे हो गया अपना डिस्कशन भी कवर हो गया। हाँ, अपना डिस्कशन कवर हो गया। तो बेटा जिन लोगों ने भी, कोई दिक्कत नहीं, जिन लोगों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है, हो सकता है, जरूरी नहीं कि सबने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया हो सकता है कुछ लोगों ने 20 से ज्वाइन किया हो, तो उनके लिए समय निकाल के पुरानी क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं क्योंकि एज वी आर इन थर्ड चैप्टर,
हम लोग अपने डिस्कशन में तीसरे चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे छोटी छोटी बातें आपको परेशान ना करें, डिस्टर्ब ना करें। इसके लिए समय निकाल के आप क्या कर लीजिए, पुरानी क्लासेस को, सभी क्लासेस को फॉलो कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लगाओ क्वेश्चन, लगाओ तुम। ठीक है, ठीक है। तो दोज हु हैव ज्वाइंड लेट, अरे बता तो रहा हूँ भाई, सुनो तो। जिन्होंने भी डिस्कशन को बीच में ज्वाइन किया है, तो वो लोग क्या करें, प्रीवियस क्लासेस को फॉलो कर लें। एक बार पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लीजिए, और अगर कोई डाउट रहता है तो मुझसे टेलीग्राम में पूछ लीजिए, आपस में डिस्कस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिस्कशन करना पड़ेगा। जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। ठीक है, तो बहुत क्लियरली और ओपनली मैं बता दे रहा हूं कि आप कभी से भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे मुझे। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल, जब से भी आपने डिस्कशन को ज्वाइन किया है, आप सिस्टमैटिक वे में सभी प्रीवियस क्लासेस को फॉलो जरूर कर लीजिए। इट्स मैंडेटरी, इट्स कंपल्सरी। योर ऑल डाउट विल बी आंसर्ड। ठीक है, उसके बाद भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे एक चीज और मेंशन करूंगा, ऐसे कोई चीजें हैं आपको लगता है कि नहीं समझ में आई हैं, तो एक डिस्कशन खत्म होने वाले पॉइंट तक वेट किया करिए और फिर पूछ लिया करिए, ताकि बाकी का डिस्कशन इंटरप्ट ना हो किसी ऐसी वजह से जो चीजें आपने पर्टिकुलर मिस कर दी हैं। ठीक है, चलिए, तो ये डिस्कशन था। आई होप ऑल दिस डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो नाउ वी कैन से we have successfully completed the first part of the traffic engineering, that was the traffic characteristics। और अभी आप इस पोजीशन पे हैं, बेहतरीन तरीके से किसी भी एग्जाम का कोई भी सवाल, किसी भी एग्जाम का, मार्क माय वर्ड, किसी भी एग्जाम का कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं रिलेटेड टू द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगली क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? अगली क्लास में हम लोग बातचीत स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, जो कि होगा ट्रैफिक स्टडीज। मिलते हैं 9:30 PM पे। तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम, ताकि सभी लोग स्टार्टिंग से डिस्कशन को अटेंड कर पाएं, कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे। तो सभी लोग मिल जाएंगे हम लोग 9:30 PM पे। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बेटा, कीप लर्निंग, थैंक यू।